I hope that this session will be fruitful with your participation. We begin today's session with oath reaffirmation of newly elected members. Secretary General, please. श्री सूर्यशेखर भार्गव जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, वे शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करें। श्री सूर्यशेखर भार्गव कृपया। महोदय, आप शपथ ग्रहण करना चाहेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करना चाहूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? मैं संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगा। उचित है श्रीमान, कृपया शपथ ग्रहण करें। अहम सूर्यशेखर भार्गव युवम संसदे सदस्यत्वेन निर्वाचित निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपेत यद अहम विधिना स्थापितम् भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यद अहम भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षयिष्यामि तथा यद पदं ग्रहीतुम् अहम उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जयतु भारत। Srimati Achal Soni, who stands elected from Atkul constituency of Andhra Pradesh, will now take the oath or affirmation. Srimati Achal Soni, please. Ma'am, would you like to take the oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Telugu language, please. Okay, ma'am. Kindly proceed. I, Achal Soni, అను నేను యోజన పార్లమెంట్ లోక్సభ సభ్యులింగా ఎన్నికైనందున నేను చట్టం ద్వారా స్థాపించబడిన భారత రాజ్యాంగంపై నిజమైన విశ్వాసం మరియు విధేయతను కలిగి ఉన్నాను. నేను సార్వభౌమ అధికారాన్ని సమర్థిస్తున్నాను. నేను స్వీకరించబోయే బాధ్యతను నమ్మకంగా నిర్వహిస్తాను. భగవంతుని సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. జై హింద్. माननीय सदस्यगणों, आप सबको सूचित करते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि पिछले दिनों राजनीति के दिग्गज नेता और क्रांति समूह पार्टी के संस्थापक श्री संकेत यादव जी का आकस्मिक निधन हो गया है। लगातार 6 दशक तक राजनीति में सहभागिता करने और सबके मानस पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ने के बाद उनका यूं चले जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के परिजनों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ और साथ ही ये भी कहना चाहती हूँ कि इस दुखद घड़ी में हम सब उनके साथ हैं।
मुझे यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है, आज हमारे बीच एक दिग्गज नेता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के निधन का समाचार भारतीय लोकतांत्रिक नींव में एक पत्थर के ढह जाने जैसा है। उनके निधन ने मेरे मन को गहरा दुख पहुंचाया। इस कठिन घड़ी में हमारी सरकार और सभी देशवासी दिवंगत आत्मा के परिजन के दुख के साथ है। भगवान से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके सभी प्रशंसकों और परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। महोदय, मैं आपके एवं सदन के द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि से स्वयं को एवं अपनी पार्टी को संयोजित करूं। आज हमारे देश के एक दिग्गज नेता हमारे बीच नहीं रहे। अपने जिंदगी के कई साल इस देश की सेवा में समर्पित करने के बाद हमारे बीच से जा चुके हैं। आज हो सकता है वो हमारे बीच ना हो, पर आने वाले समय में वे हमेशा हमारे दिलों में बदलाव की याद बनकर जीवित रहें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सभी सदस्यगण दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ क्षणों का मौन रखेंगे। ओम शांति। The Secretary General may convey the message of condolences to the bereaved family. Yes, madam. Now, the Prime Minister will introduce the new ministers. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का परिचय करना चाहती हूँ। सुश्री आंचल कुमारी, खेल और सूचना प्रसारण मंत्री। श्री हर्षित कुशवाहा, कानून मंत्री। श्री हर्ष ओझा, पेट्रोलियम मंत्री। Now, the question hour starts. Question number 101, Mr. Raj Bhagal. माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से पहले तो मैं सरकार की तारीफ करना चाहूँ, क्योंकि जिस प्रकार सरकार के आने के बाद कई चीजों में बढ़ोतरी हुई है ना, जैसे गंगा में बढ़ता प्रदूषण, तारीफ के ही लायक है सरकार। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें से केवल और केवल 4,000 करोड़ खर्च किए गए, और उन सब का भी रिजल्ट क्या हुआ? हाँ, झुनझुना। अरे वादा है या मजाक? क्योंकि जिस प्रकार नमामि गंगे के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ बना के वोट लपेटे गए हैं, किसी मजाक से कम नहीं। गंगा में गंगा का पानी छोड़ के सब मिलेगा। कई जगह हालत ऐसे हो गए हैं कि अगर नाले का पानी गंगा में जाने से रोक दिया जाए तो अगले दिन सूखी रेत पे लोग सेल्फी खींचते दिखाई देंगे। और हाँ भाइयों, बात रही पूजा की। पूजा तो इतने जबरदस्त तरीके से कराई जाती है कि गंगा प्रयागराज के आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, वही रुक के रह गई। अरे पूजा के दौरान जिन सामग्रियों का डिस्पोजल वाटर में किया जाता है, उनका कोई ट्रीटमेंट है? नमामि गंगे का ध्यान केवल और केवल सीवेज ट्रीटमेंट पर आकर के रह गया है, बस यहीं तक रह गया है। अरे सरकार को क्या फर्क पड़ता है? 5 बड़े राज्य, 120 छोटे बड़े शहर और 40 करोड़ बच्चों की माँ गंगा अगर अपना दम तोड़ दे। अरे सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, गौरव है अपनी देश की, धरोहर है अपनी देश की। पर यदि सरकार का यही रुख चलता रहा तो आने वाले समय में गंगा केवल और केवल इतिहास के पन्नों में रह जाएगी मैडम, सिर्फ इतिहास के पन्नों में, ना कि हकीकत में। सरकार की जवाबदेही चाहिए। माननीय जल संसाधन मंत्री, कृपया। माननीय स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ कि नेता विपक्ष का आक्षेप उचित नहीं है। जिस गंगा को मां का दर्जा दिया गया है, उसके अभियान के नाम पर वर्षों से भ्रष्टाचार होता हुआ आया है, परंतु हमने अपने आप को इस
काल में सक्रिय रूप से जोड़ कर रखे हुए हैं। 15,074.88 करोड़ में से 10,792.02 करोड़ इस योजना के प्रोजेक्ट में खर्च किया जा चुका है। इस योजना के तहत 8 राज्य, मैडम 8 राज्य, 43 कस्बे और 12 नदियों का प्रगति पर चल रहा है। और नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 114 प्रोजेक्ट, जैविक उपचार के लिए 8 प्रोजेक्ट, ग्रामीण गंगा स्वच्छता को लेकर 4,465 गांव में, माननीय स्पीकर मैडम, 4,465 गांव में प्रोजेक्ट सुचारू रूप से विभिन्न जगहों पर चल रहा है। इतना ही नहीं, पटना नदी पर विकसित किए जा रहे रिवर फ्रंट का काम भी सफलतापूर्वक हो चुका है, जिसकी लागत 452.24 करोड़ है। 452.24 करोड़, जिससे हमने 16 घाट और एक शमशान बनाया है। रिवर फ्रंट के निर्माण द्वारा 6.7 करोड़ लीटर सीवेज गंगा में जाने से अवरोधित होगा। अक्सर हम जानकारी के अभाव में थोड़ा ज्ञान क्या ले लिए, थोड़ा पढ़ क्या लिए, अपने हिसाब से धारणाएं बना लेते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया धरातल पर उतर कर चीजों को परखिए, समझिए, तब आपको पता चलेगा हमारी सरकार अपनी योजनाओं को लेकर पूर्णतः कटिबद्ध और प्रयत्नशील है। Mr. Raj Baghel, supplementary question please. मुझे दोबारा मौका देने के लिए शुक्रिया मैडम। महोदय, जानकारी के अभाव में आकर हमने धारणा नहीं बनाई है। आप धरातल पर उतरने की बात करते हैं ना, तो आपको हम ये बता दें कि जितने भी फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा रिकॉर्डेड हैं। कुछ भी बोल देने से कुछ भी सच्चाई बदल नहीं जाती है। रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत तो आपको है, क्योंकि सीएजी की नई रिपोर्ट के हिसाब से तो यूपी, बिहार और बंगाल में प्रदूषण 334 गुना बढ़ चुका है मैडम, 334 गुना। अरे इससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। आपने बता दिया कितने करोड़ आपने लगाए हैं, कितने का बजट आपने बनाया और कौन सी नीति आपने लाई है। फर्क तो इस बात से पड़ता है ना कि इन सब का रिजल्ट क्या रहा है। रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए। अपने ही बनाए गए अंकों को 2 बार बोल देने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। इस पे आपका क्या जवाब होगा? Honorable Jal Shakti Minister please. माननीय स्पीकर मैडम, ये तो हम सभी जानते हैं, अगर गंदगी वर्षों की हो तो वह कुछ दिनों में साफ नहीं की जा सकती। अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती। लेकिन हम एक नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े हैं। हमारी सरकार ने काम 4 दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ाया है। हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे बनाए हैं जो 10 से 15 साल की जरूरतों को पूरा कर सके। गंगा नदी की बसे 100 बड़े शहर 5,000 गांवों को खुले में शौच से मुक्त करा दिया गया है। गंगा जल की नदी के जो सहायक नदियां हैं उनमें भी प्रदूषण रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आज देश उस दौर से बाहर निकल चुका है जब पानी की तरह तो पैसा बह जाता था लेकिन नतीजे नहीं निकलते थे। आज ना पानी की तरह पैसा बहता है ना पानी बहता है, पैसा पानी पर लगाया जाता है। और हमारी सरकार अपनी योजनाओं को लेकर पूर्णतः कटिबद्ध और प्रयत्नशील है। No more supplementary questions in this regard. Question number 102. Ms. Gungun please. मौजूदा सरकार हर बार ऐसे कानून, ऐसे नियम बनाती है जिसके हकदार ही उसका सबसे पहले विरोध करती है। माननीय स्पीकर महोदया, हाल ही में मंगलवार 14 जून 2022 को सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू की गई है। महोदया, मैं यह बता दूं कि यह योजना फायदे से ज्यादा नुकसानदेह है। सरकार का ये कहना है कि इससे बेरोजगारी कम होगी, युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, परंतु मैडम, जब 4 साल बाद 75% युवा, महोदया 75% युवा जब सेना से बाहर निकलेगा तब वह भी तो बेरोजगार हो जाएगा। मेरा सरकार के रक्षा मंत्री जी से यह सवाल है कि जिन युवाओं का चयन सेना में पुरानी भर्ती के तहत हो चुका था,
उनमें से बहुत से युवा अब सेना में भर्ती होने के योग्य नहीं रहे। तो महोदया, उन युवाओं का क्या होगा जिन्होंने अपने जीवन काल का अच्छा खासा समय सेना में भर्ती होने के लिए लगा दिया? युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? अग्निपथ योजना चला करके इनके संयम की अग्नि परीक्षा क्यों ली जा रही है? कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? माननीय रक्षा मंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह बताना चाहता हूँ कि अग्निपथ योजना देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना को मजबूती देगी। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति बन रहा है, हमारे समक्ष कई चुनौतियां आ रही हैं एवं उन्हीं चुनौतियों के अनुरूप हमें अपनी सैन्य क्षमताओं का विकास करना होगा। And the best way to do this is modernization of our defense forces. Respected Speaker Madam, I would present the fact in the House that Agnipath scheme is one of the best scheme government has come up within 75 years of Indian independence. Madam, through this scheme, the average age of army will be taken down from 32 years to 23 years. This will enhance the combat capabilities of our defense forces. माननीय महोदया, जैसा कि सब जानते हैं, विगत कुछ वर्षों से अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए हमने कई प्रयास किए हैं, जिनमें प्रमुख है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन तथा रक्षा प्रबंधन के लिए केंद्रीय व्यवस्था का गठन। This will increase the national security and integrity, and our youth of the nation will get a chance to serve the nation. इससे हमारे नौजवान अनुशासित होंगे तथा उनका मानसिक, तार्किक एवं शारीरिक विकास होगा। अंततः मैं यही कहूँगा, अग्निपथ योजना हितकारी है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे देश के लिए एवं हमारे देश के भविष्य के लिए। धन्यवाद। No more supplementary questions in this regard. प्रश्न संख्या 103 सुश्री सुहानी मिश्रा। Speaker Madam, I would like to take the Assembly's attention towards the recently introduced budget. Privatization of Indian Railways being the most objectionable point here. सभा में कृपया शांति बनाए रखें। महोदया, आप अपना प्रश्न जारी रखें। Thank you, Madam. In fact, the union budget presented is showing an overall privatizational drive in India, forgetting the needs of a common man. Ma'am, I also want to tell you that the work of a government is to work towards the comfort of the nation and not towards companies' profit making. While being the private companies are only and only dedicated towards profitable investments. Ma'am, if this privatization happens, then Make in India becomes the sale of India. Indian Railways will no longer be a common man's transport with increasing privatization and prices. I just want to ask the government, can they please clarify whether they plan to privatize Indian Railways after Air India? Honorable Railway Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन को यह बताना चाहती हूँ कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। रेलवे भारत की संपत्ति है और भारत की ही रहेगी। जो रेलवे लाइन से एक बार लग चुकी, उनमें विकास कार्य करने यात्रियों को सुविधा देना ही हमारा ध्येय है। अगर इन सुविधाओं में कोई भी निजी निवेश होता है, तो मेरे हिसाब से हमें इस चीज का स्वागत ही करना चाहिए। हम विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की पूरी तैयारी में है। हमने अमृतसर रेलवे स्टेशन के लिए 230 करोड़ रुपए, महोदया 230 करोड़ रुपयों का निवेश आधारित प्लान बनाया है। गोल्डन टेम्पल जाने वाले हर एक शख्स जो अमृतसर से आएंगे, वह अपने अपने अनुभवों में सुविधाओं से परिपूर्ण होकर एक भव्य अनुभव लेकर जाएंगे। हमने इसका आरपीएफ भी तैयार किया है, जिसे जल्द ही इशू कर देंगे। ऐसे लगभग 50 रेलवे स्टेशन, विपक्ष महोदया जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लगभग 50 रेलवे स्टेशनों का विकास और सौंदर्यीकरण होगा।
अब अगर इसमें कोई भी निजी निवेश होता है और वह यात्रियों के हित में हो तो इसमें सवाल कैसे? निजीकरण सेवा देगा और वह सेवाएं भारत की उद्योग गति को बढ़ावा देंगी तो देश की ही जीडीपी बढ़ेगी, जो आगे बढ़कर हमें महाशक्ति बनने के रास्ते पर अग्रसर करेगी। अब इस विषय में कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 104 सुश्री नेहा। Thank you, Speaker Madam, for granting me this chance to put forward my concern. Before starting, I would like to appreciate the efforts of the government for evacuating Indians from the war-shaken Ukraine. लेकिन महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या लोगों को वहाँ से लाना भरी हमारी जिम्मेदारी थी? 20,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन में रहते थे, जिसमें से 18,000 नागरिकों को सरकार वापस लाई। महोदया, जिसमें से 16,000 सिर्फ मेडिकल के छात्र। मैडम, these students are at different level, different stages of their studies in Ukraine. कोई पहले साल में था, तो कोई दूसरे, तो कोई तीसरे, तो कोई तो बस डॉक्टर बनने ही वाला था। But upon returning to India, they all have to go through the NEET examination to start again overall. Madam, 5 years not a short period of time. और ये बात सत्ता पक्ष को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। फल लगता है ये बात सत्ता के तख्त पर बैठी हमारी सरकार को समझ में नहीं आती। महोदया, जरा पूछिए इनसे, क्या ये उन बच्चों से जाकर के मिले हैं? क्या ये उन बच्चों की जरूरतों से अवगत है, जिनका हाल अब कुछ ऐसा हो गया है कि काटो तो मानो खून नहीं, जो ना इधर के रह गए हैं ना उधर के रह गए। महोदया, जरा पूछिए इनसे, टेबल ठोकने के अलावा क्या अभी तक इन्होंने मेडिकल के छात्रों के लिए कुछ सोचा है? माननीय विदेश मंत्री, कृपया। Respected Speaker Madam, I would like to thank the member for her views and concerns. But Madam Speaker, मैं विपक्ष का ये वहम दूर करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने यूक्रेन से वापस आए छात्रों के हित में कोई कार्य ही नहीं किया। पर इसके अलावा मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने यूक्रेन से वापस लौटे हर एक मेडिकल छात्र की जरूरतों पर पूरा ध्यान दिया है और उनके हित में भी कई कार्य किए हैं, जैसे कि इन छात्रों को समायोजित करने के लिए केंद्र राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से हमारी बातचीत हो रही है। साथ ही मैडम स्पीकर, हमने इन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशंस में भी बैठने की इजाजत दे दी है। इतना ही नहीं मैडम स्पीकर, हमारी सरकार आने वाले 2 महीनों में, जी मैडम स्पीकर, मात्र 2 महीनों में एक ऐसी योजना पर कार्य कर रही है जिसके तहत यूक्रेन से वापस लौटे हर एक मेडिकल छात्र को अपना छूटा हुआ क्लिनिकल प्रशिक्षण यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस से पूरा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। महोदया जी, अब मेरा विपक्ष से यही सवाल है कि अगर यह सब कार्य सरकार ने छात्रों के हित में नहीं किया है तो किसके हित में किया है? आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, कृपया करके यहाँ बेफिजूली की बातें छोड़ थोड़ी मेहनत करने का भी कष्ट करें और अपना होमवर्क अच्छे से करके आए। वो कहते हैं ना, कांच पर पारा चढ़ा दो तो आईना हो जाता है और किसी को आईना दिखा दो तो पारा चढ़ जाता है। Please maintain silence. Miss Neha, sit down and speak in your turn only. आप इस तरह सभा की शांति भंग नहीं कर सकती। क्षमा चाहती हूँ महोदया। Yes, Miss Soumya. Honorable Speaker Madam, if the government is seriously putting so much effort in for returning students, then why are they doing such unseemly publicity monging in the neighboring countries? Madam, I don't think that we need publicity for what we are doing for our own people. माननीय विदेश मंत्री, कृपया। Respected Madam, firstly, I would like to tell the whole House that India first is the core of our foreign policy.
हमारी विदेश नीति देश के लिए है, ना कि किसी एक दल की है। भारत ने मैडम विश्व स्तर पर अपनी एक महत्वपूर्ण छवि बनाई है, जिसे हमें बरकरार रखना है। और जहाँ तक बात आती है इन सब के प्रश्न की, तो हम चाहे कुछ भी करते हैं, इन्हें तो बस यही लगता है कि हम तो अपना सीना ठोक रहे हैं। धन्यवाद। अब इस विषय में कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 105 सुश्री काजल। माननीय स्पीकर मैडम, आज तो पर्यावरण की समस्याओं से हम सब वाकिफ। तो मैं जरा ये सरकार से पूछना चाहती हूँ कि हाल ही में आई EPI की एक रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पारित करता है, जिसमें 180 देशों में से मैडम 180 देशों में से भारत की रैंक 180 क्यों आई? अरे जरा सोचिए, आखिरी 2021 की वर्ल्ड एयर पोल्यूशन इंडेक्स के अनुसार भारत 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 63 का घर है। और इसके अलावा ही मैडम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 163 में से मैडम 163 में से 121 है। आज शर्मनाक स्थिति है भारत की, और शर्म आनी चाहिए सरकार को भारत को विश्व स्तर पर ऐसी उपलब्धियां दिलाने के लिए। और स्वच्छ भारत अभियान 2014 में आया था, याद है ना, जिसके स्वच्छता के नाम पर लोगों ने से फोटो ही खिंचवाई। मैडम मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत की सरकार नीतियां हरदम ऐसी बनाती है, स्कीम ऐसे बनाती है, जिनके सारे के सारे रिजल्ट ठंडे बस्ते में पड़े। मैडम मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति में तो यही खेल चल रहा है, सत्ता से पैसे और पैसे से सत्ता चल रही है। माननीय स्पीकर मैडम, मेरा सवाल बस इतना ही है कि हम आज विकास के स्तर पर, तो जरा ये सरकार थोड़ा गौर करे इस बात पर कि पर्यावरण की समस्याओं से तो हम सब आज गंभीर। Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change, please. Honorable Speaker, Madam. Firstly, I would like to tell the opposition that all the indicators used for the report are based on idle assumptions. The report neither used any baseline data nor they have any explanations for the weightages used. And as we all know, India is one of the biggest agro-biodiversities of the world. But the report does not include any of the agro-biodiversity. And before pointing out India's position in any of the mentioned reports, one should keep in mind that India is a much greater country than any of the listed neighboring countries. And instead of comparing our country with others, one should improve themselves. Today, India might be at the bottom of these reports, but India ranked 40th out of 132 countries in Global Innovation Index. And India provides the most ICT services all across the world. And if you're talking about Swachh Bharat Abhiyan, that scheme improved the coverage of proper toilets in rural India from 39%. Speaker Madam, 39% to over 95% of households from 2014 to mid-2019. और आप सब फोटोज खिंचवाने की बात करती हैं तो वो दिखता है कौन कितनी फोटोज खिंचवाता है। बिकॉज टीवीज हो, मैगजीन्स हो या अखबार हो, हर जगह तो आपका ही चेहरा चमकता है। Now, the question hour is over. Honorable Speaker, Madam, I am speaking under the Rule 190 Part 3, which is on mode of raising a question of privilege. Madam, a serious breach of privilege has been committed by an anchor, editor and reporter of TV news channel Tadka. Madam, they accused and used derogatory remarks against the prominent members of the House.
Also, all these derogatory remarks express their doubt on the integrity of the whole political class and all the prominent members of the parliament. Madam, I request you to allow me to raise a question on that matter now. I request the members who are in favor of leave being granted to rise in their places. Ms. Ayushi, this leave doesn't have the desired one-tenth support of the House. Hence, I refuse the leave to be granted. Okay, ma'am. Secretary General to report the message from the upper chamber. माननीय सभापति महोदया, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद की राज्यसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विभाग द्वारा मुझे इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 संबंधी विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 1 अगस्त 2022 की बैठक में पारित हुआ था। It is the time to welcome foreign delegates. I have to make an announcement on behalf of the House. I have pleasure in extending our warm welcome to Her Excellency, Ms. Sun Kong-kai, Speaker of the Japanese Parliament, and other honorable members of Japanese parliamentary delegation who are on visit to India. First, Ms. Akiko Kami. Second, Mr. Hiroyuki Hosoda. And third, Mr. Miki Toru. It is a very high-powered delegation who reached Delhi on Monday, 30th of October 2022. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm feelings and good wishes to their President, Prime Minister, Parliament, Government, and other friendly peoples of Japan. Now let us take up the calling attention. Ms. Ishita Mishra, Ms. Akansha Pandey, Ms. Kajal will call the attention of the Finance Minister. Ms. Ishita Mishra, please. Honorable Speaker, sir, I and my fellow members are here to call the attention of the Finance Minister to the rapidly rising inflation across all sectors and its consequences. With inflation still so high, the gap between the poor and rich is widening. We'd like to know the action taken by the government on this regard. Thank you. Finance Minister, please. Madam Speaker, we all are aware that the rise in inflation was caused due to the pandemic and the ongoing war between the two countries, which quite evidently was way beyond our hands. Furthermore, to answer their queries, I would like to point to the Assembly that the inflation is properly under control at 7% and will be soon brought below the desired 6%. And that's all from my side, Madam. Thank you. Ms. Ishita Mishra, please. महोदया जी नमस्कार। मैं आपके माध्यम से सरकार और सत्ता की लालची लोभी लोगों को Please maintain silence. Ms. Ishita, you can't use verbal language to a person. महोदया, मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन महोदया, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने गिरेबान में जरूर झांक लें। भारत एक विकासशील देश है, जो विश्व भर में अपनी विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन आखिर कब तक ये हमें विश्व भर में पहचान दिलाता रहेगा? मैम, we need a better education system. Education is one of the most vital factors for attracting aspirants from all over the world. लेकिन मैडम,
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के हिसाब से मात्र 2.75% बढ़ोतरी ही शिक्षा के क्षेत्र में देखी गई। अरे वो मुहावरा तो सबने सुना ही होगा ना, कोई पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, सुना है ना? हाँ, सुना है। अरे जब शिक्षा के लिए कुछ किया ही नहीं गया तो परिणाम मीठा फल कहाँ से होगा? प्राइमरी स्कूल्स में 5,000 से 15,000, कॉलेजेस में 15,000 से 30,000, हाई स्कूल्स में 50,000 से 70,000 और मैडम हायर एजुकेशन में तो 70,000 से 5 लाख तक की फीस है। 5 लाख मैडम, 5 लाख इज नॉट ए शॉर्ट वैल्यू। जिस देश में पढ़ाई की कीमत इतनी बढ़ा दी गई हो कि वहाँ के बच्चे ही ना पढ़ सके, भला ऐसे देश में दूसरे देश का बच्चा क्या करेगा? ये सरकार पढ़ाई का स्तर बढ़ाने की बजाय पढ़ाई की कीमत बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। और क्या मैं चाहूंगी कि माननीय वित्त मंत्री जी इस सदन को बताएं कि आखिर शिक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इनकी सरकार कर क्या रही है। मिस आकांक्षा पांडे प्लीज। अध्यक्ष महोदया, भारत आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और जैसी हालत भारतवासियों की ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिशर्स ने की थी, वैसा ही जुल्म वर्तमान सरकार आज लोगों पर ढा रहा है। आज गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी अपनी चरमोत्कर्ष पर है। अरे महामारी के बाद तो सिर्फ गांव के ही 168 मिलियन लोग बेरोजगार हुए हैं, लेकिन बात यहाँ से बेरोजगारी की नहीं है, भारत का उत्पादन स्तर भी घटता चला जा रहा है। द इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में 2.6% की गिरावट दर्ज की गई है। उद्योग गति के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में भारत में 0.8% की गिरावट दिखी। इतना ही नहीं महोदया, हमारे भारत के मूल भोजन पदार्थ जैसे कि दाल, विशेष रूप से तूर की दाल की कीमत इतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही हैं कि पूछिए मत। अయ్యో अम्मा, कम से कम डेटा तो सही से लाती। मैडम, हमारा डेटा एकदम सही है, आप कृपया शांत रहें। अध्यक्ष महोदया, एक जंजीर की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी कितनी मजबूत है। वैसे ही देश और समाज की मजबूती भी इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश का गरीब कितना मजबूत है। तो मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि वे सभा की उलझन को सुलझाए और ये स्पष्ट करे कि भारत आखिर स्टैग्फ्लेशन की स्थिति में जाता हुआ नजर क्यों आ रहा है। सुश्री काजल। माननीय महोदया, बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर मुझे आधार कार्ड की नहीं बल्कि उधार कार्ड की जरूरत महसूस हो रही है। बिल्कुल नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई के कई कारण होंगे, पर इसमें सबसे बड़ा योगदान रुपए की घटती कीमत का है। आज $1 की कीमत, माननीय स्पीकर मैडम, $1 की कीमत लगभग 82 रुपए हो चुकी है, जो कि आम आदमी के लिए एक दोहरी मार है। और किसी ने सच ही कहा है, ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी अपना बेचकर खा गया है कोई। अब ना वो अरमान है और ना वो सपने, सब कबूतर उड़ा गया है कोई, सब कबूतर उड़ा गया है। मौजूदा सरकार महंगाई के माँ पर भी चर्चा करने को तैयार नहीं है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, स्टील हो या रोजमर्रा के सामान, सबकी कीमत आसमान छू रही है। और पेट्रोल और डीजल का तो पूछना ही क्या, क्रिकेट का तो पता नहीं, पर पेट्रोल और डीजल के दामों ने तो सेंचुरी पूरी कर दी है। माननीय महोदया, एक्सपोर्ट करने योग्य वस्तुओं की कीमत में भी वृद्धि हुई है, जिससे देश का करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD भी बढ़ जाएगा। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से ये अनुरोध है कि वो सभा में ये स्पष्ट करे कि रुपए की कीमत को वापस बढ़ाने के लिए आखिर सरकार की क्या नीतियां हैं। फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदया, अभी सभा में हमारे विद्वान सभासदों द्वारा काफी बातें कही और सुनी गई। मैं एक एक करके इनके मन की उलझनों को सुलझाऊंगी। शिक्षा के क्षेत्र से उठाए गए सवाल से मैं शुरुआत करना चाहूंगी और इन्हें बता दूं महोदया
कि इनके मन की इन तृष्णाओं को तो हमारे साल का बजट ही शांत कर दिया। हमारे इस साल के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में ही 11.86%, माननीय 11.86% एलोकेशन की बढ़ोतरी की गई है। 1,04,277 करोड़ में से पढ़ना लिखना अभियान को 250 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान को 383.6 करोड़ और माननीय केंद्रीय विद्यालय संगठन के बजट को भी इस साल 7,650 करोड़ कर दिया गया है। बट मैडम, द आयरनी इज कि यहाँ आंखें बंद करके सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है। Moving forward, I would like to address the issue relating to the matters concerning whether India will go into stagflation. इस पे काफी सवाल उठाए गए थे. So, I would like to tell this, the answer to this question is just one word: never. Zero probability of India ever getting into a situation of stagflation. And we should not forget that India still remains the fastest growing economy around the world. बेरोजगारी पर भी एक सवाल उठाया गया था, तो महोदया सवाल उठाने से पहले कम से कम गूगल ही करके देख लेते। अरे आपकी खाली कटोरी भरने के लिए तो वहां भी बहुत कुछ मिल जाता। मूविंग फॉरवर्ड, नहीं इससे पहले मैं बता दूं, इनका प्रश्न पूरा कर दूं कि महोदया बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की समस्या के लिए हमारी सरकार द्वारा काफी योजनाएं लाई गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कि एक इंश्योरेंस स्कीम है, स्वानिधि जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाई गई एक स्कीम है, इत्यादि कई। पर लगता है विपक्ष ने इन योजनाओं के संदर्भ में तो अपनी आंखों पर गांधारी की तरह पट्टी बांधी है। Moving forward, I would like to address the issue of Indian rupee. पर इसमें कुछ बताने से पहले मैं बता दूं, the Indian rupee is not weakening. The value of Indian rupee is not weakening. It is the US dollar that keeps on strengthening. The US dollar is at its highest level since 2000. It has gained 22% against the yen, 13% against the euro, and 6% against other emerging market economies. However, India is still doing much better than these emerging market economies and will soon find its own level. अध्यक्ष महोदया, मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि यहाँ अंगार उगलने के बजाय अच्छा होगा कि आप मेरे दिए गए उत्तरों पर थोड़ी उधेड़-बुन करेंगे और हमसे आग पानी का बैर रखना भी बंद करें। Honorable Minister of Cooperative Affairs will introduce the bill. Honorable Ma'am, I beg to move for leave to introduce the bill, the Competition Amendment Bill 2022. The question is that leave be granted to introduce the bill, the Competition Amendment Bill 2022. Now those who are in favor will please aye. Aye. Those who are against it will say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. Ma'am, I will introduce the bill. The bill will be considered in the next session of the Youth Parliament. Now, the House will take up consideration of the Central Universities Amendment Bill 2022. The question is that leave be granted to introduce a bill, the Central Universities Amendment Bill 2022. Minister of Education, please. I beg to move the bill for Central Universities matters connected to it be taken into consideration. Clauses of this bill are as follows. Clause number 1. The bill seeks to amend the Central Universities Act 2009, which provides centers for stability of central universities in various states. Clause number 2. It seeks to convert the National Rail and Transportation Institute at Vadodara into the Gati Shakti Vishwavidyalaya University. Clause number 3. The existing Vice Chancellor of the National Rail and
Transportation Institute at Vadodara will hold the office for 6 months from the act is notified or until a new Vice Chancellor, Gati Shakti, is appointed. Which are the results? Clause number 4. Every person employed by the National Rail and Transportation Institute and before the commencement of the Central Universities Act 2022 will hold this office or service in Gati Shakti at Vadodara, which will be established under this act with the same tenure. Clause number 5. The remuneration and the terms and conditions and the privileges as to provide pension, leave, gratuity provident fund and other matters shall remain the same even if the Central Universities Amendment Bill 2022 had not been enacted. And employees shall continue to do their job until their employment is terminated. Madam Speaker, मैं इस सदन से यह आशा करती हूँ कि यह सदन इस बिल के जरिए समाज में लाए जा रहे एक सकारात्मक बदलाव का सहयोग करेगा। Mr. Alish, please. माननीय स्पीकर मैडम, अगर मेरी राय ली जाए तो मैं इस बिल का विरोध ही करूंगा और यह विरोध अनायास ही नहीं, इनके पीछे जो कारण है उन्हें सरकार को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अगर हम अनुसंधानों के आंकड़ों की बात करें तो भारत के बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज के रिसर्च सिस्टम खस्ता हालात में नजर आते हैं। इनके पीछे कई अहम कारण हो सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च सिस्टम, फंडिंग और इंसेंटिव्स में कमी इत्यादि है। हमारे देश के यूनिवर्सिटीज में अत्यधिक नौकरशाही व्यवस्था और अनुसंधानों के लिए कम प्रोत्साहन जैसे हालात हैं और जहां तक देखा जाए तो इस प्रस्तावित बिल में इन सब चीजों को सुधार करने की कोई बात नहीं की गई है। इस प्रकार मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। Miss Nidhi. Madam, Central University are witnessing a lack of permanent staff and poor infrastructure, and huge backlog of vacancy is a worrying factor. This bill is doing nothing but adding more state universities into this list. Most central universities across the country face a shortage of funds. Madam, India has been internationally known for its great learning centers, but many central universities face serious decline today, disappointing students and teachers, and hence I totally oppose this useless bill. Thank you, madam. Honorable Prime Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, जो जमीन से जुड़े होते हैं वो हवा में बातें नहीं करते। प्लीज, तेजी से चल रही 21वीं सदी में भारत को अपनी प्रभावी भूमिका बनाए रखने के लिए खुद को भी बदलना होगा। इसी कड़ी में हमारी सरकार ने इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, इंटरप्राइजेस के लिए एक जरूरी इकोसिस्टम बहुत तेजी से तैयार किया है और हमारा यह बिल भी इसी कड़ी में एक बानगी है। विपक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि आजादी से चल रहे इस महोत्सव में हमने शिक्षा को कहीं भी पीछे नहीं रखा है, बल्कि निष्ठा पोर्टल महोदया, निष्ठा पोर्टल, टॉकिंग बुक्स, विद्यांजलि 2.0 जैसी विशिष्ट योजनाएं इस बिल के अंदर हमने प्रस्तुत भी की है। आज के प्रस्तावित हमारे इस बिल से भारत के हर एक राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी और इतना ही नहीं, वर्तमान यूनिवर्सिटीज में भी वित्त पोषित कर बढ़ोतरी भी की जाएगी। इसी कारण से इस सभा में मौजूद सभी लोगों से मेरा विनम्रतापूर्ण आग्रह है कि वह इस बिल को पूर्ण बहुमत से पास करवा दें। Naman Kulia, please. Honorable Madam Speaker, I welcome this bill and its provision as it seems to be a milestone in order to ensure equality in distribution of funds for the state universities. Madam Speaker, the transport sector is an important sector in the economy. Railway, highway, waterway are the basic infrastructure, and infrastructure will be pushed through Gati Shakti Master Plan. A talented, well-trained and focused guardian is required to promote the vision of PM Gati Shakti. So, Madam,
I support this bill. Thank you. Ms. Alisha Mirza. I support this bill, madam, as there is need to bring more youth into mainstream education and the skilling ecosystem in the line with the vision of national education policy. And the endeavor is to create a job creators and not only job seekers. A new work culture is being developed in India, which what will be promised will be delivered. And Gati Shakti is an example of this work culture. Thank you. Sushri Isha Kripaya. माननीय, मैं इस बिल का पूर्णतः समर्थन करती हूँ। इस बिल में प्रावधान है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत को अन्य हिस्सों के साथ साथ विदेश में भी केंद्र स्थापित करने का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय की स्थापना परिवहन के क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता को पूरी करेगी। इस बिल से राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था को यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय को रेल मंत्रालय द्वारा स्पॉन्सर करने के साथ फंड भी प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद। Education Minister, please. Honorable Speaker, Madam, I am grateful to all the worthy members who have supported this bill. और उनकी भी जिनकी जर्रा नवाजी के लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिनकी अधजल गगरी छल कर जाए तो पहले आप अपनी आधी गगरी भर कर लाए, फिर यहाँ सवाल उठाए। I would like to say that the bill is not a political stunt, Madam. I repeat, the bill is not a political stunt, but only an effort for social reform. In the beginning, it is possible, Madam, that some people may resist, that some people may protest, but we are sure, Madam, that they will understand all the benefits of this bill very soon. It seeks to provide high-quality teaching, research, and skill development in disciplines related to transportation, technology, and management. The Central University Amendment Bill 2022 will generate more human resources, Madam, that will eventually increase the country's productivity. While the headquarters will be in Vadodara, but there will be campuses across the country which will be developed as centers of excellence. Transportation is a complex sector, Madam, and globally, all the developed countries have such institutes. Madam, once Albert Einstein said that any fool can know, but the question is to understand. And we don't want our representatives to be a fool and act like a fool. Madam Speaker, मैं आशा करती हूँ कि विपक्ष में की जागी कश्मकश को अब शांति से भरी नींद आ गई होगी। I thank you all again for your concern and I request the House to pass the bill. Now, the question is that the Central Universities Amendment Bill 2022 will be taken into consideration. Now, those who are in favor will please aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Motion is adopted. Now, the question is that Clause 1(5) stand part of the bill. Now, those who are in favor will please aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Motion is adopted. Clause 1(5) stand part of the bill. Now, the question is that Clause 1, the electing formula and the title stand part of the bill. Now, those who are in favor will please aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Motion is adopted. Education Minister, please. Madam Speaker, I move the bill to be passed. Motion moved that the bill is passed. Now those who are in favor will please aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Motion is adopted and the bill is passed. The House is adjourned to meet again on 15th November at 11 a.m.